आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। बिलाखिर भाईचारे का सुनहरी ख्वाब टूट गया। महाजिर महाजिर भाई भाई का नारा दम तोड़ गया और वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। आमिर खान साहब की मेहनत शाक़ा रंग ले आई कुछ लोगों के मुताबिक। कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि आमिर खान साहब ने MQM हकीकी पार्ट 2 बना कर के ही छोड़ी। रावी से मुलाकात हुई तो कहता है कि आमिर खान साहब इस काम के ज़िम्मेदार हैं, और वो इसलिए कि आमिर खान साहब का एक बहुत पर्सनल अकाउंट था जिसे सेट किया गया है। उस पर्सनल अकाउंट का तज़किरा कल आमिर खान साहब ने किया। उनके भांजे जिसे उन्होंने गोद लिया होता रावी के मुताबिक, उनके साहबजादे की मौत, अलमनाक मौत जिस पर कल वो अश्कबार हुए। ज़ाहिर है कि कल उनकी इस हरकत से इज़्तिरारी दानिस्ता या नादानिस्ता या वॉटेवर अवामी हमदर्दी और ताईद तो उन्हें ज़रूर हासिल हुई। ताहम आज की इस डेवलपमेंट से ये बात ज़रूर साबित हो गई कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें आमिर खान साहब का रोल ख़तरनाक हद तक मशकूक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अगेन वो एक प्रोग्राम का साउंड बाइट, एक क्लिप जिसमें मैंने आज से कुछ साल पहले आमिर खान साहब से एक सवाल पूछा, तो उसका जो उन्होंने जवाब दिया वो आज भी मेरे जहन से महव नहीं होता। और मैं बार बार महाजिरों से भी यही दरख्वास्त करता हूँ, ज़रा इस जवाब की गहराई में जाएँ, ज़रा दिखाएँ। आमिर साहब, एक माफ़ी, तमाम चीज़ों की सफाई सही है, जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड। हाउ कम? आपके दीन ने आपको एक तरीक़ा दिया है। पहली बात तो ये कि मैंने किसी को जाकर नुकसान नहीं पहुंचाया, ज़ाती तौर पर किसी को कत्ल नहीं किया, किसी का खून नहीं बहाया। फिर भी जो भी हमारे किसी भी अमल से एक तवील अरसे में जो भी नुकसानात हुए उसको मैं अपने आप को ज़िम्मेदार समझता हूँ कि हमारे किसी अमल की वजह से ये नुकसानात हुए। यानी बराह रास्त मेरे हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और ना मैंने कभी किसी को आज तक कोई नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी मैंने ज़िम्मेदारी कबूल की और उन तमाम लोगों के सामने अपने आप को पेश कर दिया। अगर आपको सुबह का भूला मान भी लिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये भूला शाम को दोबारा घर नहीं भूल जाएगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है और आप किसी की भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। और आप किसी की भी कोई गारंटी नहीं ले सकते। ये वो सवाल था और ये वो जवाब था जिसने उस वक्त मेरे जहन में ख़तरे की घंटियाँ बजाई थी। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा दानिश्वर होने का दावा नहीं करता। ये अलग बात है कि बहुत से गुटखा खाने वालों से ज़्यादा दिमाग मेरा चलता है, और ख़ास तौर पे फेसबुक के उन थर्ड रेट दानिश्वरों से तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिमाग मेरा चलता है, जो ये सब कुछ देख लेने के बाद भी महाजिरों की हालत में बेहतरी के और MQM के इन तीनों, चारों, पाँचों या 10 20 धड़ों के मिल जाने के सुनहरी सपने अपनी आंखों में सजाए हुए हैं। ये था आमिर खान साहब का एक रंग। अब आपको दिखाते हैं आमिर खान साहब के टेम्परामेंट का इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ रूप, जो दुनिया ने उस वक्त देखा कि जब PIB और बहादुराबाद में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग हो रही थी दू बदू। दिखाएं जी वो हाथ चढ़ा करके, आस्तीन चढ़ा करके जो आगे बढ़े थे। नवेद भाई को लेकर अकबर भाई लेकर आओ यार, नवेद भाई को। ये दो बाजी जाए आदिल भाई, आप जाके नवेद भाई को लेके आ रहे, मैं लेके आऊंगा। नवेद भाई को लेके आ रहे, मैं लेके आऊंगा। नहीं ना, वो साजिद किया है ना, करेगा यार। नवेद भाई रावी वो होता है जिसे आप जानते तो हों लेकिन जिसका नाम ना बताना चाहें। तो रावी ये कहता है आज कि ये पुराना अकाउंट था जो आमिर खान साहब ने सेट किया। कल उन्होंने अपने साहबजादे की अलमनाक मौत की तारीख़ बताई थी। उसके बाद उन्होंने MQM में अपनी शमूलियत की तारीख़ बताई थी और ये भी बताया था कि इन दोनों तारीख़ों में 2 महीने का गैप है। बताने वाले का इसरार था कि दर हकीकत आमिर खान साहब ने उसी वक्त ये ठान लिया था कि अगर मैंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को बर्बाद न किया तो मेरे नाम के आखिर में भी खान मत लगाना। ये रावी का इसरार है, मुझे अब भी इस बात पर शक है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो हालात व वाक़यात हैं वो इन सब बातों की शहादत दे रहे। ऑल्दो आमिर खान साहब हैज़ ट्राइड वेल। कल मेरी टीम की भी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में आने से भी माजरत की। उनका ये कहना था कि भाई मैं मुंहफट आदमी हूँ, सवालों के जवाब देते देते मेरी ज़ुबान फिसल जाती है, फिर लोग मुझे ग्रिल करते हैं, तो मुझे इससे आप बाज़ी रखें। लेकिन कुछ लोगों का इसरार है कि आमिर खान साहब ने ये अपना पुराना अकाउंट ही सेटल किया है। कितनी ये बात दुरुस्त है कितनी नहीं, इस बात का जवाब तो ख़ुद आमिर खान साहब ही दे सकते हैं। लेकिन आमिर खान साहब की वो जो, मैं उसे अदाकारी नहीं कहना चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए कोई और जुमला मुझे नहीं मिल रहा, वो जो अदाकारी थी जो अब भी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे, जब कभी भी बहादुराबाद टोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसमें आमिर खान साहब दिखाएं जी ज़रा किस तरह से खड़े हुए नज़र आते हैं। ये देखें कहाँ, मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहे। ये तो आमिर खान साहब ही हैं। वो जो सादतमंदाना अंदाज़ उनका होता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान, ये क्या चला रहे हो यार, इसमें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर रहे हैं, जिसमें वो हाथ बांध करके साथ खड़े हुए होते हैं। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तोप चल रही होती है, कभी फैसल सब्जवारी के ज़रिए, कभी कुंवर नवीद जमील के ज़रिए, और आमिर खान साहब हाथ बांधे, ये देखिए कितनी सादतमंदी से साथ खड़े हुए होते हैं। लेकिन दुनिया का कोई आखिरी अहमक ही होगा जो इस सादतमंदी पर यकीन करेगा। मैं तो नहीं करता जी, मैं तो स्क्रीन पर बता रहा हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो कर रहे हैं लोग, दर हकीकत इनके मुंह में इनकी ज़ुबान नहीं है। नो, आई इंसिस्ट, ये इनकी ज़ुबान नहीं है जो इनसे ये सारे अल्फाज कहलवा रही है। आप देखिए कल हम जा रहे हैं पीआईबी, और पीआईबी में बैठ करके वो भाईचारे का वो जो गीत है जो करण अर्जुन में आमिर खान तो थे ही नहीं उसमें, शाहरुख खान और सलमान खान, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये गाने गाते हुए पहुँचे थे वहाँ। लोगों को ये लगा था कि सुलह सफाई हो जाएगी। हैरत अंगेज़ तौर पे इसमें एक बात और भी देखने वाली है कि एमक्यूएम की मीडिया मैनेजमेंट कमेटी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अब से तकसीम से कुछ देर पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मीडिया मैनेजमेंट कमेटी के जितने चैंपियंस हैं वो बहादुराबाद ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं। ये वही लोग हैं जो मेरे या किसी और के प्रोग्राम में एमक्यूएम के किसी काबिल ज़िक्र रहनुमा को बैठने नहीं देते। एक साहब तो सेनेट के इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए, तरक्की का वो जीना छूने के लिए जा रहे हैं जो मेरे ख्याल है उनके साथ पुश्तें नहीं छू सकी। मीडिया मैनेजमेंट का काम प्रैक्टिकली आमिर खान ग्रुप ने संभाला हुआ था। आमिर खान ग्रुप में ही शमूलियत इख्तियार की हुई है इस वक्त तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वसीम अख्तर साहब ने, रावी का ये कहना है, बल्कि रावी का सरीहन इल्ज़ाम है, मैं इसकी तस्दीक या तौसीक की पोजीशन में नहीं हूँ, वसीम अख्तर साहब बेहतर जानते हैं, बेहतर बता सकते हैं। ऑल्दो मैंने उनको दावत भी दी है, जब कभी फुर्सत पाएंगे तो इंशाल्लाह मेरे साथ बैठेंगे, अगर तो खुदा लाया तब उसका जवाब मैं उनसे लूँगा कि रावी के इस बयान की या इस इल्ज़ाम की तरदीद या तौसीक फरमा दीजिए कि केएमसी के बजट से फैसल सब्जवारी साहब को बुलेट प्रूफ गाड़ी दिलाई गई है। अभी बात करना शुरू नहीं की, ब्रेक कहाँ से आ गया यार, अभी तो मैं शान में और कोई बातें करना चाह रहा था। लेकिन इस सारी सूरत हाल में प्रॉब्लम यह है, महाजिर कौमी मूवमेंट जिसकी सरबराही कर रहे हैं आफाक अहमद साहब, बदस्तूर कोमा में है। सियासी इद्दत मैं ऐसे कहा करता हूँ। किसी टॉक शो में उनका कोई नुमाइंदा, आफाक अहमद साहब बहुत दूर की बात है, नहीं आ रहा। एक और रावी से जब बात हुई तो उसने कहा कि नाम ले लेता हूँ, आफाक अहमद साहब आमिर खान पर एतबार करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। उनका ये कहना है, बल्कि रावी का ये इसरार था कि आफाक अहमद का कहना है कि रूए ज़मीन पर अगर आखिरी कोई शख्स बचे जिस पर एतमाद करना तो वो आमिर खान होने चाहिए। जबकि यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है कि ये आमिर खान साहब गए भी हैं, जाकर के फारूक इनके साथ मुलाकात भी की है, आफाक साहब के साथ, और पुलाव खाने की फरमाइश भी की है। अब वो पता नहीं पुलाव खाने की हसरत उनकी पूरी हुई नहीं हुई, लेकिन बहरहाल अदम एतमाद का इस वक्त यह हाल है। और दोनों ग्रुप एक दूसरे पर, बहादुराबाद और पीआईबी दोनों एक दूसरे पर एतबार करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे लोग इस वक्त कनाडा में बैठे हुए, हैदर अब्बास रिजवी इस वक्त बहादुराबाद ग्रुप के 2-3 लोगों से राब्ते में, कंटिन्यूअस राब्ते में, और एट द वेरी सेम टाइम
वो PIB में भी अपनी मोहब्बतों का चिराग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हैरान कुन सूरत हाल है कि आप बैक वक्त 2-2, 3-3 कश्तियों में कैसे सवार होंगे। आज फारूक सत्तार साहब की विकेट तो गई, लेकिन अब ये देखना है कि ये महाजिर कौम जो पिछले 4, 5, 6 दिन से अपने लीडरान कराम की नौटंकी, मैं दोबारा दोहराता हूँ ताकि उनको बुरा लगे, ये महाजिर कौम जो पिछले कई दिनों से अपने लीडरान कराम की नौटंकी PIB और बहादुराबाद में देख रही है, जो आमिर खान साहब की, कल आपने नोटिस किया आमिर खान साहब ने रोते हुए ये कहा मैं सारी जिंदगी कभी कन्वीनर नहीं बनूंगा। पागल ही होगा जो कन्वीनर बन के अपने गले में कोई तोक डालेगा। अल्ताफ हुसैन ने कभी प्रैक्टिकली कोई ओहदा लिया था? ही वॉज स्मार्ट इनफ, उन्होंने चूज किया किंग मेकर बनना। सर आप उन्हीं के गमले में पले बड़े थे ना, आप कैसे अपने गले में ये बल्ली ले लेंगे? और आपको पता है कि अगर आप कन्वीनर बने, इसलिए आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का इंतखाब किया। और इस तरह अब से कुछ दिन पहले मुझसे कुछ फासले पर बैठे हुए एक हज़रत की वो पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई जो आज से 1 हफ्ते पहले उसने की कि खालिद मकबूल सिद्दीकी वॉज द वन जिन्हें महाजिर कौम का नया मसीहा या कन्वीनर मुंतखब किया जाने वाला है। ऑल्दो मुझे इस पर डाउट्स थे। महाजिर जाने महाजिरों के मसीहा के अब क्या होने। यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर तबसरा यहीं तक, क्योंकि आज तबर्रा तो हुआ नहीं, तबसरा यहीं तक। प्रोग्राम में दोबारा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने मुख्तलिफ मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊंगा जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN से। मौज़ूआत क्या होंगे ये ब्रेक के बाद आप खुद मुलाहिज़ा कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सेकंड सेगमेंट में हम दाखिल हो चुके हैं। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, यहाँ सबसे पहले तबर्रा करूँगा, दिखाओ जी वो खाली कुर्सी जो छोड़ करके फ़रार हुए हैं सिद्दीकुल फारूक साहब। पहले वो कुर्सी दिखाओ। मैं बात करता हूँ, कट करो। ये है वो बदनसीब कुर्सी जिस पर सिद्दीकुल फारूक साहब न बैठ सके। ऑल्दो उस पर कीलें नहीं लगी हुई हैं, इसके नीचे कीचड़ नहीं है, लेकिन वो कीचड़ जो उनके दिमाग में जमा हो चुका है बदकिस्मती से, आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड, ये सेकंड अटेम्प्ट है, ये सेकंड टाइम है जब इस बंदे ने स्टूडियो में आने के बाद राह फरार इख्तियार किए। बज़ाहिर फयाजुल हसन चौहान का रुख रोशन देख करके और उनका पारा हाई हो गया था, लेकिन ये कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मैं किसे बुलाऊंगा? मैं उन एंकर्स में से नहीं हूं जिसे आपकी पार्टी या आपकी लीडरशिप फंड देती है। सर आप दे नहीं सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड मी। आपको अब आप भी घर जाकर के कहेंगे मुझे क्यों निकाला, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको जो निकाला सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त निकाला। यू डोंट डिजर्व दैट। आप एक काउंसिलरशिप डिजर्व नहीं करते और आपको उठा करके मिनिस्टर बना दिया था। आप में इतने गट्स नहीं है कि आप स्क्रीन पर बैठ करके बात कर सके, अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर सके। तुफ है। PMLN नहीं, आप किसी और सियासी जमात के भी होते तो भी मैं आपके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल करता। कोशिश कीजिएगा कि जब तक सांस में सांस है मेरे सामने मत आए, वरना मैं आपके साथ वो अशर करूंगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। और आज आपकी गैर मौजूदगी में आपकी पार्टी के हवाले से सारे सवालात मैं पूछूंगा उन तमाम लोगों से जो आपकी पार्टी के असली दुश्मन है, जिसे मैं कहता हूं फुल टॉस बना के दूंगा। जाइए मेरे खिलाफ जो काम करना है अपनी चहीती पैमरा से या कहीं इधर उधर से करवाइए। फयाजुल हसन चौहान साहब, पहली फुल टॉस आपकी तरफ। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कराची लाहौर से भी ज्यादा तरक्की करे, ये लतीफा सुनाने वाले हैं मुशाहिदुल्लाह। बाउंड्री के बाहर चाहता हूं सर मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो आज आपके साहब भागे हैं, कसूर इनका नहीं है। असल में इनकी जो लीडर है ना मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने 3 साल से रूलिंग दी हुई है कि फयाजुल हसन चौहान के साथ किसी ने नहीं बैठना। फयाजुल हसन चौहान का सिर्फ कसूर इतना है कि वो आले शरीफ की करप्शन, बदयांती, टकेमारी, पैदागिरी, नौसरबाजी, अकरबा परवरी, मरूसियत, मरासियत और इनकी मुल्क और कौम से बेवफाई को
फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है वो बेनकाब करता है। यही वजह है कि वही दानियाल अजीज़, वही तलाल चौधरी, वही बरस्ते शाहनवाज रांझा, वही ये सदीकुल फारूक, इस किस्म के जितने गमाश्ते हैं निहाल हाशमी की तरह के जो सुबह इलेक्शन कमीशन के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो बहुत बड़े बदमाश बने होते थे पीटीआई के खिलाफ और इमरान खान साहब की ज़ात के खिलाफ, लेकिन शाम को जब वो फयाजुल हसन चौहान के सामने बैठने का सुनते और सोचते थे तो वो इसी तरह भागते थे जिस तरह आज ये दुम दबा के भागे हैं। अब मसला यह है कि ये बंदा, मैं पिंडी का रहने वाला हूं, पिंडी 36 साल से सियासी कारकुन हूं, एमपीए का इलेक्शन लड़ा हूं, मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिक्स की है। ये वो बंदा है कि जिसने आज तक कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, इसकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है, लेकिन एक औकात इसकी है। ये पहले नवाज शरीफ साहब के वालिद का मरासी था, पिछले 1996 से लेकर 1999 तक उस मरासी पुणे के सर पे इसको एनडीएफसी का जो है वो चेयरमैन बनाया गया, रूल्स को तोड़ के, और उस पे इसने करोड़ों रुपए की करप्शन की, जिसकी वजह से फिर अदालत को भुगतना पड़ा। और फिर इफ्तिखार चौधरी जैसा जो जरखरीद नवाज शरीफ का बंदा था, उसने आते ही 2008 में इसकी सजा माफ कराई। अब दोबारा इसने मरासी पुना करते हुए मतरूक अमलाक जो है वो फाउंडेशन, उसका ये चेयरमैन बना, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज से 1 महीना पहले 76 और 73 बार के इसको फारिग किया कि इस नाअहल, नकम्मे और जना, इस मैं क्या अल्फाज यूज करूं, इसको फारिग कर दिया। तो मैं ये समझता हूं कि इसकी इतनी ही औकात थी जो उसने दिखा दी। हस्बे मंशा किया सर आपने, मैं आपका जाती तौर पर मशकूर हूं। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। खैरुन्निसा मुगल साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैम कैसी हैं आप? जी शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं तो ठीक हूं। पहला सवाल आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूं मैम, फिर बताइएगा आप कैसी हैं। ये मुझे बताइए, वाटर कमीशन की रिपोर्ट है, बता रही है जो पानी जानवर न पिए वो इंसानों को पिलाया जा रहा है। अंदरून सिंध तालाबों की हालत तशवीशनाक। उसके बाद बयान है, जरदारी साहब का फरमाते हैं चारों सूबों में हुकूमतें बनाएंगे। मैम आप चारों सूबों में नहीं, यूनिवर्स में जाकर के हुकूमत बनाइए, आप सैयारों पे हुकूमतें बनाइए, लेकिन काइंडली ये सिंध में पीने का पानी तो दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सिर्फ मैं कहूँगी कि किसी नहीं है सिर्फ पानी का, लेकिन ये है कि आ रही है आवाज मेरी? जी जी जी। बात ये है, जी जी बोलिए मैम, कि जब भी कोई इशू इस तरह का राइज होता है तो उसमें ये होता है कि आपकी जो हुकूमत है उस वक्त की, वो उसको रियलाइज करे और उस पर काम करे। आपने देखा कि सिंध हुकूमत ने जो है फौरी तौर पर इस चीज पर जो है काम भी शुरू किया है, और वाटर के हवाले से बिल्कुल ये है कि है इस तरह के इशू और पूरे सूबे में है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। इस वक्त जो है कंपैरिजन करना वो जायज नहीं, लेकिन आपने इन चीजों को, ये इश्यूज अपनी जगह पर है, लेकिन बात ये है कि एक होती है गलती, ये गलती नहीं है। यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स रहे हैं तो इन सबका अपना अपना एक किरदार रहा है। सिस्टम को ठीक करने में एक विल होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसकी विल है, और उन्होंने काम शुरू किया है इस पर भी, और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस पर भी इन लोगों ने काम किए हैं। आपको पता होगा कि इस सिलसिले में बहुत सारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और अमलन काम शुरू हो चुका है, और उनकी रिपोर्ट भी उन्होंने पेश की है। बात यह है कि इस चीज को आप इससे नहीं जोड़ सकते कि अगर सिर्फ एक ही वजह नहीं बनती कि वो आपकी कारकर्दगी या आपके पास तो उससे नापा तोला जाए कि जिसकी बुनियाद पर क्या कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इस वक्त हमारा हक है, और हम बिल्कुल बड़े एतमाद के साथ ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसे सेनेट के इलेक्शन जो है वो करीब हैं, तो हम लोगों ने मुख्तलिफ पार्टीज से जो राब्ता किया है, हमने बात की है, और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे ही उनकी मुफाहमत की पॉलिसी रही है और हमेशा पॉलिटिकल पार्टनरशिप की बात की है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात है और एक जमहूरी हक है। लेकिन बात यह है, इससे इस चीज़ पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं आपको कोई मिसाल भी दूं तो मुझे याद पड़ता है जहां तक कि 2015 में अगर पंजाब की सूरत हाल आप को याद दिलाती चलूं, यहाँ मैं खता कलामी की गुंजाइश निकालूंगा, नहीं सेनेट का इलेक्शन काइंडली मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि ये सियासतदानों का वतीरा है। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी टू से दिस। जब भी उनसे
उनकी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाती है तो वो फ़ौरन चांद की तरफ दिखाने लगते हैं। मेरे साथ ही रहिएगा, मैं फैयाजुल हसन चौहान के पास से आता हूँ। आपने दोनों चीज़ों को जोड़ा इसलिए। जी अच्छा, फैयाज साहब सर मुझे ये बताइएगा, इमरान खान साहब 1 अरब पौधे लगाने पर खुशी से फूले नहीं समारे, साथ ही साथ उन्होंने अपनी चहीती, अपनी लाडली आँखों की तारी तो नहीं होता, तारा होता है, लेकिन बहरहाल तारी कहूँगा पुलिस को, उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस पे बड़े उनकी नज़र भी उतारी है, जिसने उस मासूम बच्ची के कातिल को, जो उसका कज़न था, अनफॉर्चुनेटली पकड़ भी लिया। सर लेकिन ये खुशी तो अधूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ एंड कंपनी की कोऑपरेशन के बाद ये खुशी मिली है। तो आपके ख्याल में ये जो दरख्त आपने लगाए हैं, हक़ हुक्मरानी अदा हो गया? एक बात तो नूरुल आरफीन अपने जहन में बिल्कुल क्लियर बैठा लो कि ये जो आपकी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है, ये चौधरी परवेज़ लाई साहब ने 2007 के अंदर बनाई थी। ये कुछ आपके शहबाज शरीफ साहब या राना सनाउल्लाह या इन लोगों की जना इख्तरा नहीं है। पहली दुरुस्त है, लेकिन अभी तो पंजाब में वही काबिज है ना। आपकी इतला सुने, मेरी बात तसल्ली से, 2.5 मिनट मेरी बात तसल्ली से सुन लेना, बड़ी अच्छी मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। दूसरी आपकी इतला के लिए अर्ज है कि 4.5 करोड़ से जायद की मालियत से हमने पंजाब की फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से भी कहीं बेहतर अपनी जनाब अदारा जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया है KPK के अंदर। तीसरी चीज, हमने इनको DNA टेस्ट के लिए भेजा था नमूना, इन्होंने 1 महीना जान के उसको डिले किया। जब 1 महीने बाद दिया तो उसके 1 दिन के अंदर जनाब मैच करने के साथ हमने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। तो मैं आपको ये कहूंगा और आपकी वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को ये कहूंगा कि मर्दान की आसमा बच्ची का केस की परफॉर्मेंस हमारी 2 दिन की है। लोग कहते हैं ना 30 दिन, नहीं, अगर ये 30 दिनों के अंदर हमें 2 दिन के अंदर हमें ये DNA टेस्ट का जरा रिपोर्ट देते, जो जान के इन्होंने डिले की, बीच में इन्होंने लीक की लेकिन हमें ऑफिशियली नहीं दी, अगर ये दे देते तो हम 2 दिन के अंदर जो है वो आपको रिजल्ट देते। लेकिन इखलाकी और कानूनी तौर पर KPK पुलिस की परफॉर्मेंस इस केस में 2 दिन की है। दूसरी मशाल केस के अंदर तमाम के तमाम लोगों को सजा हुई, फांसी की सजा भी हुई। और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने रख दूं, आप KPK गवर्नमेंट की बात करते हैं ना परफॉर्मेंस की, आपके डॉक्टर हफीज पाशा साहब की लेटेस्ट रिसर्च आई है, जो इम्पार्शियल न्यूट्रल जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके अदारे ने जो है वो सर्वे किया और उसने कहा कि 2013 से लेके 2015 तक जो ग्रोथ रेट तमाम सूबों की थी उसमें नंबर 1 5.1% के साथ KPK रहा, 4.1 के साथ दूसरे नंबर पे पंजाब था, तीसरे नंबर पे 2 कुछ के साथ सिंध था और चौथे नंबर पे बलोचिस्तान था। कहने का मकसद ये, बहुत लंबा वक्त चाहिए मैं आपको बताऊं कि KPK ने क्या क्या काम किए। सर ये जानूंगा मैं, लेकिन यहाँ वक्त है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी ब्रेक पे जाने का। ब्रेक सेंगे तो KPK और सिंध का दोनों का मुहासबा करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। PMLN के किसी चैम्पियन को लाइन पर लेने के लिए कोशिशें जारी हैं, ताहम हनूज़ बदकिस्मती हमारा पीछा छोड़ने पर आमादा नहीं। मैडम ये मुझे बताइएगा, खैरुन्निसा मुग़ल साहिबा, इस वक्त सेनेट इलेक्शन का बड़ा चर्चा है, बड़ा दौर दौरा है और देखने में आया कि सबसे ज़्यादा शॉपिंग जो कर रही है पॉलिटिकल पार्टी या लीडरशिप वो है आप ही की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ख़रीदो फरोख्त का ये कारोबार अगर पीपल्स पार्टी करे तो जायज़ है। आपके ख़्याल में ये मुनाफिकत हमारी सियासत से कब तक, किस सन तक अलग हो जाएगी? देखिए, जैसा कि मैं पहले ही आपको इस बात की वजाहत कर चुकी हूँ कि अब आप इसको अगर कारोबार कहें तो वो अपनी जगह पर, लेकिन ये कहीं पर भी सबूत नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुई है। इसके मैं आपको अच्छी तरह वजाहत इस तरह भी करूँगी कि अगर मैं आपसे उस वक्त भी बात करना चाह रही थी, मुकम्मल नहीं होने दी। 2015 में एक जो पंजाब में मोहसिन थे, उनको नून लीग ने जो टिकट नहीं दिया था, लेकिन वो उनके टिकट के बगैर भी वो जीते थे। इसी तरह हमने नदीम अफजल चंद को दिया था टिकट और उसके बाद आपने देखा कि 11 अराकीन हमारे थे, लेकिन हमने 39 जो है वो सीट्स ली थी।
अब आप हमें बताएं, एक चीज़ें होती हैं और इसी तरह मैं पीटीआई की भी आपको मिसाल दूं कि अच्छा उस वक्त जो है पीटीआई के 19 अरकान थे, लेकिन पीटीआई ने 19 अरकान वो जो है वो हमें नहीं दिए थे, ना ही उन्होंने लड़ाए थे। उसकी वजह ये थी कि पीएमएलएन ने केपी में जो है वो अपने 2 मेंबर्स इनको दिए थे, जिनकी वजह से जहाँ पर पीटीआई 4 सीट ला रही थी तो वो 5 उनके पास आ गए थे। तो इस तरह की कंप्रोमाइजिंग जो आपस में होती है, उसके बाद जो फ़ायदा ये होता है, ये हमने पैसे तो नहीं दिए थे कि जिनको वो टिकट नहीं देंगे और वो इस तरह जीत कर आएंगे तो किस तरह 28 वोट हमें मिले। इसी तरह केपी की हालत आप देख लें कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नाजिम जो है गजनफर, आई थिंक कि उनको पीटीआई ने टिकट नहीं दिया, तो 14 अरकान हैं जिनका एक फॉरवर्ड ब्लॉक समझ लें। अब उन पर जो है वो गजनफर जो है वो अभी कॉन्टेस्ट करेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की अगर कोई मतलब है कि पार्टी जमात जो है या सरबराह जो है वो नहीं संभाल पाए सिचुएशन अपनी पार्टी की और उनके अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक हो, तो क्या इसे कहाँ पर जाहिर होता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको पैसे दिए हैं? हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टनरशिप होती है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं पर भी आइन में नहीं लिखा कि आप मोरल सपोर्ट किसी से ना मांगे, ये तो चीज़ें चलती हैं। दूसरी बात ये कि अभी की भी सूरत हाल में आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो है पीएमएलएन के अगर आप देखेंगे तो 9 अरकान, बल्कि केपी में 12 अरकान है मेरे ख्याल में, 12 या कुछ उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो उन्होंने 4 जो उम्मीदवार खड़े किए उनके अपने मेंबर्स ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने 3 अपने दे दिए हैं। ठीक है, ये केपी की बात है। और उसके बाद जो है सिंध में अगर आप देखेंगे तो 9 इनके मेंबर्स हैं पीएमएलएन के, तो वहाँ पर ये हुआ है कि 6 मेंबर्स ने अपना एक उम्मीदवार अलग दिया है और 2 मेंबर्स ने अपना एक अलग उम्मीदवार दिया है। ये पार्टी के अंदर की चीज़ें होती हैं, उनके अपने अरकान होते हैं, उनके अपने मेंबर्स होते हैं जिनसे उनका जो है वो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, जो बाद में है वो आज़ाद होते हैं कि वो किसी को भी सपोर्ट करे। राइट मैम, यहाँ मैं पीटीआई का वर्जन लेना चाहूँगा। ये एक सवाल मेरे जहन में आया, काइंडली मैम मेरे साथ रहिएगा। फैयाज साहब, इस वक्त कराची की सियासत में जो उथल पुथल है वो सब देख रहे हैं, वो किसी से मख्फी नहीं है। एमक्यूएम की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ी खिदमात भी हैं, कुछ खिदमात से तो पीटीआई की क़यादत भी मुस्तफ़ीद हुई है, बावजूद उनको गालियाँ देने के। कराची में जलसा भी एक ज़माने में आपने उनसे करवाया, ज़ाहिर है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं थी सर्विस। ये मुझे बताएं, ये एमक्यूएम जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी तक बन चुकी थी, उसकी गैर मौजूदगी को हमारी कौमी सियासत में कितना महसूस किया जाएगा? नूरुल आरफीन, बात यह है कि इकबाल ने कहा था जो शाख नाजिक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। तासुब के ऊपर, लसानियत के ऊपर, सुबाइयत के ऊपर जो भी आशियाना जना बनेगा आशियाना, वो 20 साल 30 साल 40 साल के बाद उसने ज़मी बोस और ज़मी दोस्त होना था, वो हो गया। अब मज़ेदार बात यह है कि इस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने जमहूरियत की शान को बढ़ाने के लिए, जमहूरियत को मज़ीद हसीन करने के लिए, उसको जनाब सुर्खी पाउडर लगाने के लिए बलूचिस्तान के जो है वो 19 में से 19 जो है वो नून लीग के जो है वो सारे जो है ना वो पारू जो है ना वो केरू कर लिए हैं। अब इन्होंने ये एमक्यूएम का जितना ड्रामा है, आज मेरे इस प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में ये मैं ब्रेक कर रहा हूँ, अभी तक किसी ने ये बात नहीं की होगी। मैं दावे से कहता हूँ, मेरी सिक्स सेंस भी ये कहती है कि ये सारी गेम आसिफ अली जरदारी साहब मलक रियाज साहब के साथ मिलके, बड़े बड़े जो ना बिजनेस टाइकॉन्स के साथ मिलके डॉलर्स और रुपए के सर पे जो ना ये सारी एमक्यूएम की गेम जो ना वो चल रही है। और अभी होगा क्या, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। 3 तारीख के इलेक्शन तक एमक्यूएम कोई फैसला कर नहीं पाएगी। लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच एक की दुम के मज़दाक हालात बन जाएंगे। फिर जनाब जरदारी साहब जो है 4-4, 6-6 करोड़ रुपए का जनाब वो दाना दुनका फेंकेंगे और ये एमक्यूएम के सारे एमपीएस जो है ना वो पीपल्स पार्टी के या आज़ाद लोगों को जो है ना वो सेंटर बना के वो आज़ाद लोग जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। गंदी खेल पाकिस्तान की सियासत का मजीद बेड़ा गर्क करने के लिए, सत्यानाश फेरने के लिए
उसको मजीद गलीज करने के लिए, उसको मजीद आबरू बाख्ता करने के लिए, उसको मजीद आवारा करने के लिए पाकिस्तान के पार्लिमानी सिस्टम और जमहूरियत को ये पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब ये सारी गेम खेल रहे हैं। सर आप बहुत ज्यादा आप दिल गिरफ्ता लगते हैं मुझे आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत से। मैम खैरुन्निसा, ये मुझे बताइए, ये बराह रास्त जो इल्ज़ाम इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब और एक और हजरत का इन्होंने नाम लिया, मुझे नाम याद तो आ रहा है लेकिन मेरी हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं वो नाम दोहरा सकूं। एक चीज और ब्रेक कर दूं आपको, सुनो नूरुल आरफीन। जी नूरुल आरफीन, एक चीज और ब्रेक कर दूं। असल में इस वक्त केपीके में मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, सुने, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है जो आसिफ अली जरदारी साहब का राइट हैंड और सेनेटर है, वो इस वक्त केपीके में बैठा हुआ है आपके रुपयों की बोरियां लेके केपीके के अंदर घेरू करने के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से कोई और घेरू हो जाए। पीटीआई के अरकान पिछली दफा भी कोशिश की थी यहाँ पे, अच्छा वकार अहमद खान, गुलजार अहमद खान, वो खानदान, उसको नाकाम किया था। इस दफा भी इंशाल्लाह ये नाकाम और नामुराद होंगे। मैम आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, ये जो आसिफ अली जरदारी साहब पे इन्होंने एलिगेशन लगाया पीटीआई ने, ये मुझे आप मुझे ज़रा सा वजाहत कर दें। मुझे इनकी आवाज़ जो है वो डबल गूंज रही है, तो मुझे आवाज़ नहीं है, आप थोड़ा सा वजाहत कर लें। मैं बता देता हूँ। इन्होंने ये कहा, फयाजुल हसन चौहान साहब ने ये कहा कि सबसे ज़्यादा, बॉटम लाइन बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा शॉपिंग करने वाले आसिफ अली जरदारी साहब थे। और ये जो MQM का टोपी ड्रामा इस वक्त हो रहा है, जो PIB और बहादुराबाद के दरमियान पिंग पोंग चल रही है, इसके फाइनेंसर और स्पॉन्सर आसिफ अली जरदारी साहब के एक दोस्त, जिनका नाम लेते हुए मुझे मौत आ रही है। आसिफ अली जरदारी साहब बेसिकली पैटर्न इन चीफ है इन तमाम जो है वो नाटक के। आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगी, किस तरह से? देखिए, अब इनकी जो संजीदगी की वाली सियासत है, जो उनकी सोच है, वो तमाम मुल्क में जो आया है, जो पीटीआई का तरीका है या पीटीआई की सोच है, जो उनकी पॉलिटिकल विजन है, वो तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब ये अपनी उस बात तो उनको छुपाने के लिए, ताकि इनसे कोई सवाल न कर सके कि इन्होंने अरबों पति जो लोगों को अभी टिकट दिए हैं, और ख़ास तौर पर वो जो ड्रग स्मगलिंग में जो मुलविस है, तो क्या अब मैं भी एक एक का नाम यहाँ पर गिनवाऊंगी, तो ये चीज़ें जो है कि वो इनकी तरफ कोई रुख न करे। अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे, बड़े आराम से बताया, एक अस्मा का नाम लेकर, कि वो DNA था, वो जो उन्होंने जानबूझकर लेट किया, क्योंकि वहाँ पर जो होता है तमाम जो आपकी जो चीज़ें हैं, वो कहते हैं ना कि जो तेरी जुल्फ में सजी वो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामा सिया में थी। मैं आपको बताती हूँ, अब ये इस वक्त जो है हालात ये हैं कि ये जो तमाम इन्होंने वो आपने खुद भी गिनवाए ना कि कितने लाखों जो दरख्त लगाना, वो डैम्स लगाना और वो पुलिस रिफॉर्म्स, इनकी हालत ये है इस वक्त। ये सिर्फ अस्मा का नाम क्यों ले रहे हैं? मिशाल वाला केस हुआ था तो उनकी पुलिस रिफॉर्म्स की जो बातें करते ना बड़ी बड़ी, उनका हाल ये था कि वो देख रहे थे और उनका अपना काउंसलर था, वो उसमें मुलविस था, वो आज़ाद घूमता रहे और लोग चीखते रहे। उसके बाद लड़की को बिरहना करके घुमाया गया है, लेकिन वहाँ पर FIR तक नहीं काटी जाती। फिर आप मिसबा का केस ले लें, उस बच्ची को किस तरह वहाँ पर वो मुर्दा हालत में पाया गया। इतने सारे केसेस हैं। और आसमा का, अच्छा, उनकी घर वालों को डराया जा रहा था कि वो पुलिस के सामने या मीडिया के सामने कुछ ना बोलें। ये तो इनके हालात हैं। उसके बाद अगर आप आ जाएं, करप्शन के इनके ऊपर चार्जेस हैं। अभी रिपोर्टिंग थी एक कि 40 करोड़ की लकड़ी जो है इमरान खान के कहने पर जो है वो जहांगीर तरीन को पहुंचाई गई। फिर हेल्थ को आप देख लें, करप्शन की, ये करप्शन नहीं है, ठीक है मैम? आपने जो बात की उसका मुझे जवाब ले लेने दीजिए, क्योंकि मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। देखिए, आपने उनको बहुत टाइम दिया, मुझे अभी थोड़ा सा मौका दें। अच्छा, हेलीकॉप्टर वाला केस था, इन्होंने अपने सूबे के फंड्स को मिसयूज किया। ये आसिफ अली जरदारी साहब ने ये केस नहीं बनाया था। उसके बाद अगर आप हेल्थ को देखें तो ये आप ही लोगों की रिपोर्ट थी कि केपी में 6 महीने में 6000 बच्चे जो हैं वो अमवात उनकी हुई हैं, और वो जो लेडी हैं, उनकी माएँ हैं जो प्रेगनेंसी में डेफिशिएंसी का शिकार होती, 3000 से ज्यादा उनकी तादाद है। आप कौन सी इंप्रूवमेंट की, आप कौन सी प्रोग्रेस की बात करें? ना आपकी हेल्थ ठीक है, ना आपके पास करप्शन में आप कुछ कर सके। आपने सारे जो मंसूबे जो है वो ख्यालों में और व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर बनाए। बात यह है कि इस वक्त जो है हम लोगों को
इन लोगों ने इस तरह के इनके ऊपर एलिगेट ना कोई करे। अभी मैंने आपको जो मिसालें दी, क्या इसको डिनाई करेंगे इस वक्त कि इनके अपने अंदर टूट फूट है, इनके अपने अराकीन इनसे राजी नहीं है। मैं अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ, इंतहाई मशकूर हूँ, 3 दफ़ा मशकूर मैंने कहा, क्योंकि फयाजुल हसन चौहान साहब को इस बात का जवाब देने का मौका न मिल सका। खैरुन्निसा मुग़ल साहिबा को कहीं शिकायत ना हो कि मैंने कोई जानिबदारी बरती है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।